नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साइंस के चौथा सेट, जिसका कोड है 824 BM। आज हम लोग चौथा कोड को हल करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो छोड़ चुके हैं 3 सेट का, और उसको जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं पीछे की वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 824 BM दिखाई दे रहा होगा। इस सेट चौथा है। 3 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से हल कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। जो फोकस दूरी की इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? फोकस बिंदु की जो इकाई होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, प्रति मीटर नहीं होगा, वर्ग मीटर नहीं होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसमें दिया है मीटर। इसका सही आंसर आपका मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, और कह रहे कि सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, दोनों माध्यम एक ही हो। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तभी अभिलंब की ओर झुकती है, और उस कंडीशन में आपतन कोण से कम होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, इसका फिगर बनाना चाहेंगे आप लोग तो ऐसे बना सकते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है। यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आए यदि विरल से सघन में जा रही हो, ये विरल माध्यम है आपका और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसको जाना चाहिए था सीधा इस तरह, परंतु ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, यानी कि आपतन कोण है। इस आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान छोटा होगा। तो ये कंडीशन है आपका कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ग में कह रहा है क्वेश्चन में कि एक R ओम का एक तार है हमारे पास, ए भी एक तार है जिसका प्रतिरोध R ओम है। इसको 3 बराबर भाग में काट रहा है, तो एक वाला भाग हो जाएगा R/3, दूसरा वाला भाग भी R/3। यदि बराबर भाग में काटा है तो R/3। वो कह रहे कि तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये आपका समांतर क्रम में जुड़ गया। ये R/3, यह भी R/3 और ये भी R/3, तीनों R/3 है। तो कह रहा है प्रश्न में जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो R/R' का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम R' निकालते हैं, यानी इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का होता है 1/R' बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/R/3, फिर हो जाएगा 1/R/3,
फिर हो जाएगा 1/r/3। इस 3 को ऊपर लेकर चले जाएंगे 3/r, फिर ये हो जाएगा 3/r, फिर ये हो जाएगा 3/r, 1/r' बराबर। अब एक काम करेंगे हम, 1/r' बराबर r, r जो है सबका एलसीएम हो जाएगा, 3 3 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था r/r' का मान, इस r को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा r/r' का मान यहाँ पे बचेगा 9/1 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में करे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। करे कि ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको यदि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो लगा नहीं सकते हो, तो गतिमान चालक को दिखाने के लिए लगाते हैं। कूलाम का नियम तो लगाएंगे नहीं, ओम का नियम भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सही आंसर ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है। एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य होता है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, यदि फोकस दूरी का परिभाषा लिखना चाहे, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी देंगे किसी लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी फोकस दूरी की परिभाषा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन कह रखा, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो वस्तु की हम किरण आरेख खींचेंगे। कह रहा प्रश्न में दूसरे का आपका ये है ख, दूसरे का ख एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में वस्तु को रखा है कहाँ पे, ध्रुव फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, इधर आपका इन्फिनिट हो जाएगा, यहाँ पे रखा है। तो कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच यदि स्थित वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका किरण आरेख बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को यदि बनाना हो इमेज, ये ए बी है। ठीक है, बी पॉइंट का हो जाएगा, समांतर किरण लेकर जाएंगे, समांतर किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाती है। और एक सेंटर के रास्ते से लेंगे, सेंटर के रास्ते वाला बिना किसी विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह इधर दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, तो इसको बैक करेंगे, पीछे करेंगे। तो बैक करेंगे तो देखेंगे हम कि यहाँ पे दोनों किरणें दर्पण के पीछे एक दूसरे को काटते हुए मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इमेज ए डैश बी डैश। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर दिया है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ का मान दिया है आपका, एफ का मान दिया 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, यू का मान दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, यू का मान इसमें हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या, भी का मान पूछा है कि क्या होगा। हम लगा देंगे दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें मान को रख देंगे 1/20, 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/, ये हो जाएगा 40। इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 1/20, ये जो चिन्ह है इधर आएगा पक्षांतर होकर के, तो प्लस हो जाएगा 1/40 बराबर 1/v। 40 और 20 का लसा लेंगे हम लोग, तो इसका लसा हो जाएगा 40। 20 का टेबल पढ़ लेंगे, 40 आ जाए 2 बार में आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 40 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 आ जाए 1 बार में आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 1/v। तो हो जाएगा 3/40 बराबर 1/v, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v बराबर हो जाएगा आपका 3v बराबर हो जाएगा आपका 40। 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि v बराबर आ गया आपका 40/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक को की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम, 4 ओम हो। इस क्वेश्चन को लेते हैं हम। करें कि 4.5 ओम, इसको कैसे संयोजन करें, श्रेणी क्रम में करें कि समांतर क्रम में करें, कि किन दो को श्रेणी क्रम में करें, किन दो को समांतर क्रम में करें। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, R1 का मान दिया है आपका 2 ओम, R2 का मान दिया है आपका 3 ओम, और R3 का मान दिया है आपका 6 ओम। एक बात मोटी मोटी आप समझ लीजिए कि इन 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा वाला होगा उससे अधिक मान आएगा। क्या बात समझे, कि इन तीनों प्रतिरोधों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जो सबसे बड़ा है इससे भी बड़ा आएगा। हमको लाना कितना है, 4.5 ओम लाना है हमको। ठीक है, और एक दूसरा जो लाना है वो हमें लाना है 4 ओम लाना है। ठीक है, तो यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बड़े वाले से अधिक आता है, यदि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, यानी 2 से भी कम आ जाएगा। तो ना हम इसको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, ना हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो फिर रही बात कि कैसे जोड़ेंगे, तो 2 को लेना होगा। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें आना चाहिए कितना, 4.5 ओम। तो छोटे वाले को, इस 3 ओम को हम क्या करते हैं, श्रेणी के साथ लेते हैं और इन दोनों को समांतर क्रम में लेते हैं। तो जब इन दोनों को समांतर क्रम में लेंगे, इन 2 को,
तो 2 से भी कम आएगा, और 2 से जब कम आएगा और ये 3 होगा, तो 3 को और 2 से जो कम आया होगा उसको जोड़ देंगे तो 4 दशमलव कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को समांतर क्रम में लेते हैं और इसको श्रेणी क्रम में ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका फिगर कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग। इन जो दो प्रतिरोध है, एक 2 ओम का और एक आपका 6 ओम का, इनको समांतर क्रम में ले लिए हम, और जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसको हमने श्रेणी क्रम में ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आप बी मान सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं 1/r बराबर, या 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। r1 का मान आपका 2 है, r2 का मान आपका 6 है। 1/r डैश बराबर 2 और 6 का लसा ले लेंगे हम लोग, 6 आएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 3 बार में 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, 6 1 में 6 और ये 1 हो जाएगा। 1/r डैश की जो वैल्यू होगी 3 1 4 बटे आपका हो जाएगा 6, और तब हम r डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, 6/4। 6/4 और इसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब कि 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया हमारा कितना, इन दोनों को जब हम जोड़े तो आ गया मेरा 1.5 ओम, और ये आपका इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा है कौन, 3 ओम का। ठीक है, ऐसे फिगर बनेगा। आप यदि बनाना चाहें तो यह ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है, 1.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 3 बराबर हो जाएगा आपका 4.5 ओम। इस तरह से हम पहला वाला क्वेश्चन कर लिए। अब कह रहा है कि इन तीनों को किस तरह से जोड़ें कि 4 ओम हो जाए। ठीक है, इसको हम लेते हैं। ठीक है, 4 ओम, यानी दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 3 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध को लगा देंगे समांतर क्रम में। 3 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध को हम लगा देंगे समांतर क्रम में, और 2 ओम के प्रतिरोध को उनके साथ जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसको जोड़ देंगे हम श्रेणी क्रम में, और 3 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन समांतर क्रम वाले को जोड़ देंगे। 1/r डैश बराबर 1/3 प्लस 1/6। अब इसका लसा ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होता है और 6 1 में 6, यानी कि 3/6। इसको पलट देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3r डैश बराबर 6 हो गया, तो इसका मतलब कि r डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2 ओम, यानी कि इन दोनों को हमने जोड़ा तो 2 ओम मिल गया। तो एक नया यदि बनाना चाहें हम इसका फिगर, तो इन दोनों को जोड़े तो आ गया 2 ओम, और ये है आपका 2 ओम। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2, यानी कि 2 + 2, यानी कि हमारा मिल जाएगा 4 ओम। इस तरह से हम 4 ओम और आपका ये जो 4.5 ओम का प्रतिरोध हल किए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ये पहला वाला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा वाला हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हर साल इस क्वेश्चन को पूछता है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे हम लोग। ओम का नियम क्या है, देखिए ओम ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा
कि यदि किसी चालक तार की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब और किस पदार्थ का वो बना है, यदि इन तीनों को नियत रखा जाए तो उनके सिरों का जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या समझे? देखिए, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार किसी चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तापमान और दाब तथा पदार्थ ये नियत रहे तो उनके सिरों का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, दाब और पदार्थ ये सब नियत रहे तो उनके सिरों का जो विभवांतर होता है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक और नियतांक लग जाएगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा आपका IR, जिसको हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। ये R क्या है? तो R एक प्रतिरोध है। R जो है तार का जो होता है प्रतिरोध होता है। भी जानते हैं विभवांतर होता है, विभवांतर है। I जो है धारा है, I जो है आपकी धारा है। ये तीनों आप देख सकते हैं। और इसका यदि फिगर बनाना चाहें, इसका फिगर भी बना सकते हैं। इसके सत्यापन की जांच करना है, कहा है क्वेश्चन में। इसका फिगर यदि हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये विभवांतर है, वोल्ट में होता है। ये आपका धारा है, ये धारा है जो एम्पियर में होता है। ठीक है, जब इन्होंने 5 वोल्ट का विभवांतर दिया तो धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही थी। जब उन्होंने विभवांतर को 10 वोल्ट किया, जब विभवांतर को 10 वोल्ट किया गया तो इसमें धारा 2 एम्पियर की बह रही थी। जब विभवांतर को 15 वोल्ट किया गया तो धारा 3 एम्पियर की बह रही थी। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इसका हम एक ग्राफ खींचना चाहें
तो हम ग्राफ इसका खींच सकते हैं। इसका ग्राफ जब हमने देखा तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी, ठीक है। ये भी और आई में ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं या एक चार्ट बना सकते हैं और उस चार्ट में लिख सकते हैं क्या, एक तरफ v लिख सकते हैं और एक तरफ I लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मान को हम रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। यदि 5 वोल्ट है धारा तो 1 एम्पियर, 10 वोल्ट है धारा तो 2 एम्पियर, 15 वोल्ट है धारा 3 एम्पियर, ऐसे बना सकते हैं और इसका ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक दिख सकता है। इस दोष का निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो भी का मान दिया है वह आपका दिया है 100 मीटर। निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, यानी कि वस्तु को ले जाना होगा इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, ठीक है। तो यू कॉमन माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा और भी कॉमन नेगेटिव लेंगे। दृष्टि दोष में यू और भी दोनों कॉमन नेगेटिव लेते हैं और लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है फार्मूला। इस फार्मूले पर रख देंगे, फोकस दूरी पूछ रहा है, निकल जाएगा 1/माइनस 100 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/माइनस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा -100 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है, चित्र बना करके समझाइए। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है वो भी बताना है, ठीक है। तो केवल फिगर बनाना है आपको, किस प्रकार होता है प्रिज्म में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बना लेंगे प्रिज्म, ठीक है। और इस प्रिज्म पर हम एक डालेंगे श्वेत प्रकाश, ये आपका श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश, ये आपका होता है विरल माध्यम, ये आपका होता है सघन माध्यम, फिर ये बाहर होता है आपका विरल माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींच लेंगे इस तरह 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर अभिलंब से जब, फिर अब क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि आधार की तरफ ये मुड़ जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो यहीं से ये श्वेत प्रकाश टूटना चालू हो जाएगा इस प्रिज्म के अंदर, ठीक है। इस तरह से टूटना ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो एक हो जाएगा आपका इधर, ये हो जाएगा आपका इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, 1 2 3 4 5 6, एक और हो जाएगा, 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है। एक ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 7 रंगों में टूट जाती है, जिसमें सबसे अधिक विचलित होती है आपकी बैगनी कलर की, ये बैगनी है। दूसरा जामुनी होता है,
तीसरा नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, और ये सबसे कम विचलित होती है आपकी लाल रंग की। ठीक है, और ये आपका नारंगी होती है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि श्वेत प्रकाश में नहीं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और ये भी कहा था कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर पड़ता है तो 7 रंगों में बिखर जाता है। प्रकाश की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये अथवा में करके था, निकट दृष्टि दोष या अथवा में, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चित्र बना करके समझाना था। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखिए ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, 7वां का। कह रहा है कि R1 R2 और R3 30 ओम के हैं, R4 और R5 20-20 ओम के हैं, R6 जो है 10 ओम का है, जैसा कि ये फिगर बनाया हुआ है। कह रहा है क्या कि परिपथ को 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इससे मिल जाएगा आपको 7 नंबर का, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। चौथे का क्वेश्चन है, कहा है R1 R2 और R3 ये तीनों आपका 30-30 ओम के हैं। R4 और R5 ये आपके दिए गए हैं 20 ओम के, और R6 जो है ये हो जाएगा आपका 10 ओम का। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, R1 R2 R3 समांतर क्रम में है। R1 R2 तथा R3 ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, फिगर में क्रम में है। इनको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/30, फिर 1/30, फिर 1/30, यानी कि 1 जो R डैश होगा वो आ जाएगा 3/30। हर समान है तो R डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 30/3, यानी कैंसिल आउट होकर के 10 ओम। यानी कि जो आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे, देखिए R1 R2 R3 ये तीनों समांतर क्रम में, हमने इसको जोड़ दिया, ये तीनों मिल करके हो गए 10 ओम। ये तीनों हो गए आपके 10 ओम। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे जो 20-20 ओम के हैं। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 10 ओम, और R6 दिया है 10 ओम। अब ये तीनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देंगे 10 10 20 10 30 ओम, यानी कि इसका कुल जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आपका 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, अब R4 और R5 जो है 20 ओम यानी समांतर क्रम में दिया है, इसके लिए फिर पुनः लगा देंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/20, फिर 1/20, इसको जोड़ेंगे तो 1/R डबल डैश की वैल्यू जो आएगी 2/20 हो जाएगी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या दोनों तरफ पलट दें तो R डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो 20/, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 10 ओम का प्रतिरोध। अब हमको एक श्रृंखला ऐसे बन जाएगी कि जो दो होगा तीनों हो जाएंगे 10-10 ओम के। ये R डैश हमने निकाला 10 ओम का, ये R डबल डैश निकाला हमने 10 ओम का, और ये R6 जो है ये भी 10 ओम का। इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं, इस पॉइंट का मान हमने B दे दिया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम इसको फिर पुनः जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। R बराबर हो जाएगा 10, फिर 10 और फिर 10, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 30 ओम।
अब एक काम करेंगे, इसने कहा था कि 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो धारा कितनी बह रही है। तो पुनः ओम का नियम लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर होता है आई आर, ठीक है, ओम का नियम। तो I बराबर का हो जाएगा जी, V बटे आर हो जाएगा। तो I बराबर V बटा आर होता है। तो I बराबर हम लिख देंगे, V का मान कितना दिया है 12 और R का मान हमारा कितना आया है 30। कैंसिल आउट करेंगे, 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। और यानी कि कुल मिलाकर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी I का मान ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 0.4 एम्पियर की धारा बह रही होगी इस परिपथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन 7 नंबर का था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरह का, या अथवा में कह रहा है कि विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है और चित्र की सहायता से इसकी कार्य विधि समझाइए। यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे या जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछली वीडियो को देखें। पिछले सेट में, एक सेट में हमने विद्युत मोटर के बारे में बताया है और एक सेट में हमने विद्युत जनित्र के बारे में बताया है, इसकी कार्य विधि और इसका चित्र भी बनाया है और इनका क्या कार्य होता है ये सब बताए हुए हैं। वो भी लास्ट वाले ही प्रश्न में आया था। ये जब भी आ रहा है हमारा हमेशा चौथा क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर में आ रहा है विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर का क्वेश्चन। इसलिए आप पिछले सेट से इस क्वेश्चन को देख लें, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से वीडियो को हम यहीं पे रोक दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग पिछली वीडियो में जा कर के आप लोग देख लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।